नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमृतलाल नागर जी की कहानी गोरख धंधा। फटी हुई अलवायन ओढ़कर एक एल्युमिनियम के पिचके तुचके से गिलास में चाय पीते हुए सतीश को सहसा अपनी गरीबी पर तरस आने लगा। उसके पिता यद्यपि रईस नहीं थे, फिर भी 50 रुपया महीना तो पाते ही थे, और उनके ज़माने में टूट जाने पर चाय का प्याला तो दोबारा खरीदा ही जा सकता था। आज 2 बरस से सतीश को पैसे पैसे की तंगी है। वह बेकार है, यह कहना उसके प्रति अन्याय करना होगा। सवेरे से शाम तक काम करते करते थक जाता है। कभी किसी दफ्तर के लिए बैठाली का अर्जी लिख रहा है, तो कभी किसी बड़े बाबू के तलवे चाट रहा है। बीबी के कई गहने गिरवी रखकर उसने कई बार सरकारी महकमों के कॉम्पिटिटिव इम्तिहानों की फीस दाखिल की, मगर वे रुपए सरकार के खजाने में उसी तरह जमा हो गए जैसे कि उसकी पत्नी के गहने महाजन के सेफ बॉक्स में। 2 दिन पहले की बात है, उसके दोनों बच्चे चीनी के प्याले में चाय पीने के लिए मचल उठे थे। मार पीट, छीना झपटी, रोना चिल्लाना हुआ। गर्जे की तश्तरी और प्याला दोनों ही शहीद हो गए। उस दिन चाय पीते समय वह सोचने लगा कि उसका सहपाठी मनोहर, जो अभी अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया है, इस वक्त अगर संयोग से दौरा करता हुआ इस मोहल्ले से निकल आए तो इस एल्युमिनियम के भद्दे गिलास में चाय पीते देख वह क्या सोचेगा। ख्याल आते ही उसे अपने बड़े लड़के पर गुस्सा आ गया। तेजी से आवाज दी, प्रेमू। और प्रेमू जैसे ही बैठक में आया, गली में जलेबी वाले ने आवाज लगाई। 5 बरस का प्रेमू जलेबी खाने के लिए मचल उठा। सतीश के पहले तो उसे डांटने की उसने कोशिश की, पर वह जब ना माना तो समझाना शुरू किया। उस जलेबी वाले की जलेबियों में खराबियां बताने लगा। चाय के 2-1 घूंट भी उसे पिला दिए। जलेबी वाला गली के सामने ही खड़ा हुआ प्रेमू को प्रलोभन दे रहा था। सतीश सोचने लगा कि अभी एक ही विद्रोह पूरी तरह नहीं दब पाया है, और यदि इसी बीच में कहीं रामू भी आ गया तो गदर मच जाने में कोई शंका न रहेगी। उसे जलेबी वाले पर भी क्रोध आ गया। फटी अलवाइन उतारकर दरवाजे के पास जलेबी वाले को डांटा। जलेबी बेचने के लिए क्या तुम्हें यही एक मोहल्ला मिला है जो 10 घंटे से खड़ा टैंटा टैंटा करे चला जा रहा है? बाबू, आप तो नाहक ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं अपना सौदा बेच रहा हूँ, इसमें आपका क्या नुकसान है? सतीश झुंझला उठा। नुकसान तो उसका सरासर हो ही रहा है। लड़का मचल रहा था और उसके पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन ये सब बातें तो उस टके के जलेबी वाले से कही नहीं जा सकती। जब उसे कोई जवाब ना सूझा पड़ा तो सहज अकड़ कायम रखने के लिए डांट कर बोला, नुकसान नुकसान यही कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। जलेबी वाला भी गर्म हो उठा। बोला, वाह अच्छे धौंस जमाने वाले साहब, आपके लड़के के मारे कोई क्या अपना सौदा भी ना बेचे? आपके पास पैसे हो तो खरीदे, नहीं तो अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाए। मैं भला यहाँ से। सतीश आपे से बाहर हो गया। कुर्ते की बाह बढ़ाकर मुट्ठी बांधते हुए जरा आगे बढ़ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, यह तुम कैसे कहते हो बदमाश कि मेरे पास पैसे नहीं है? तू मेरी तौहीन करता है नालायक। निकल जा, नहीं तो अभी मोहल्ले से। नहीं तो वह क्या करेगा और क्या कर ही सकता है, उसे तो खुद भी नहीं मालूम। बहरहाल वह खट से खांसने लगा। महाभारत के इस द्रोण पर्व को सवेरे ही सुनकर 2-3 पास पड़ोसी भी निकल आए। कारण पूछा। सतीश कहने लगा, साला सड़ी हुई जलेबियां बेच रहा है, चर्बी मिले घी की, और ऊपर से मेरी ही तौहीन करता है बेईमान। इससे पूछिए आखिर इसने मुझे समझा क्या है? अभी हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट कर साले का चालान कराता हूँ। घी में मिलावट होने की पुल अनायास ही घुलते देख जलेबी वाला बौखला गया। इधर उन आदमियों ने भी उसी को धमकाना शुरू किया। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। बालों के ऊपर एक बार हाथ फिर सतीश ने सीना जरा फुला लिया। फिर जेब से एक बीड़ी निकाल अंदर जा उसे चूल्हे से सुलगाते हुए एक कश खींचकर अपनी पत्नी राधा से बोला, मैंने कहा सुनती हो, मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूँ। वह दूसरी दालान में झाड़ू लगा रही थी। बोली, सवेरे सवेरे किससे उलझ पड़े थे आज? सतीश ने अकड़ कर कहा, जलेबी वाला था, यही रोज मेरी जान को आकर खलता है, आज फटकार दिया बच्चों को। राधा बोली, अरे वाह,
तुम्हारे मोहल्ले में क्या कोई अपना सौदा सुलूफ भी ना बेचेगा? ऐसी भी क्या कहीं की लाट साहबी मिल गई है जो उसे मोहल्ले से निकाल दोगे? बेचता है तो बेचने दो, तुम्हारा क्या? सतीश झुंझला उठा, बोला, तुमने मुंह बनाकर कह दिया बेचने दो, तुम्हारा क्या? तुम तो बस लड़कों को पैदा करके छुट्टी पा गई, और यहाँ जब से वे सवेरे सवेरे उसे देखकर मेरी खोपड़ी पर सवार होते हैं तब मालूम होता है। देखो जी, 1000 बार मना कर चुकी हूँ, फिजूल के लिए मुझे सताया ना करो। जब देखो तब मेरे पास घुस घुस कर आते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और ऊपर से बातें बनाते हो। राधा शादी से आज तक के संस्मरणों का पुलिंदा खोल कर बैठ गई। सतीश चुपचाप अपनी अलवाइन संभालता हुआ बैठक में चला आया। कोट पहना, चप्पल पहनी, बैठक की कुंडी चढ़ाई और लाइब्रेरी चल दिया। आखिरकार स्टेट्समैन में एक मौके की खबर पढ़ने को मिली। एक चाय कंपनी को एजेंटों की जरूरत थी। वेतन और कमीशन दोनों ही तरह से कंपनी रखने को राजी थी। सतीश ने संतोष की एक सांस ली, कंपनी का पता नोट किया और घर की तरफ चला। रास्ते में उसे यह निश्चय हो गया कि उसका यह तीर लग ही जाएगा। वह सोचने लगा, पहले तो तनख्वाह पर कॉन्वेसिंग की जाएगी, बाद में जब उस चाय का काफ़ी प्रचार हो जाएगा तब अपने लड़कों के नाम से प्रेमचंद रामचंद्र फर्म खोलकर उसकी सोल एजेंसी ले ली जाएगी। कंपटीशन के ज़माने में माल तो उम्मीद है उम्दा देंगे ही, खूब बिकेगा, तब फिर उसका जीवन भी सुखी हो जाएगा। सतीश को उस सुख की कल्पना गुदगुदाने लगी। लपकता हुआ घर आया, कागज निकाला, कलम ढूंढी, फिर दवात की तरफ जो नज़र डाली तो सूखी मिली। पानी डालना भी फिजूल साबित हुआ, क्योंकि उस दवात में अकेला पानी इतनी बार पड़ चुका था कि अब खाली पानी का रंग तो जरूर हल्का आसमानी हो गया, मगर लिखने की काबिल शाई हरगिज ना बन सकी। बैठक से आवाज़ लगाई, मैंने कहा सुनती हो, जरा 1 पैसा तो देना, शाई लानी है। राधा दरवाजे के पास आकर बोली, मेरे पास सिर्फ 2 ही पैसे हैं आज, दाल मंगानी है। अब भाई कहीं से तो कुछ लाओ, नहीं तो कल चूल्हा भी ना जलेगा, यह मैं बता देती हूँ। पैसे के प्रबंध की बात सुन सतीश खींच उठा, बोला, क्या कहीं रुपया का पेड़ लगाए जो जाकर तोड़ लाऊं? शायद पति की बदबसी देखकर ही राधा चुपचाप चल दी। सतीश को अपनी तकदीर पर उस वक्त रह रहकर गुस्सा आ रहा था। अगर उसके पास पैसा होता तो वह निश्चय ही उसी दम दुनिया की ममता ईश्वर विरोधी संस्थाओं का सदस्य हो जाता। चाय की एजेंसी उस वक्त उसके लिए एक बहुत बड़े आकर्षण की वस्तु हो रही थी। इस गुलर के फूल को हाथ में पाकर भी उसे छोड़ना पड़ रहा था। इसका उसे आंतरिक कलेश था। उसने सोचा, फिलहाल पैसे का प्रबंध करने के लिए उसे किसी और काम की तलाश करनी चाहिए। नौकरी पाने की ओर से वह एकदम निराश हो चुका था। हर पहलू पर काफ़ी गौर कर चुकने के बाद सहसा उसके दिमाग में आया कि जब तक चाय की एजेंसी की अर्जी भेजने के लिए उसके पास एक आना पैसा नहीं आता, तब तक के लिए वह किसी बीमा कंपनी की एजेंसी ले ले तो कैसा रहे। इंश्योरेंस की एजेंसी के तमाम फ़ायदे उसके दिमाग में चक्कर काट गए। उसका एक दोस्त इसी काम की बदौलत आज मोटरसाइकिल पर सैर करता है। उसने सोचा, अगर यह काम चल गया तो फिर वह चाय की एजेंसी ले लेगा, 2 घोड़ों पर सवार होगा, बड़ा फ़ायदा रहेगा। मकान की मरम्मत भी हो जाएगी, प्रेमू रामू के कपड़े भी बन जाएंगे और उनकी माँ के सब गहने फिर बन जाएंगे। बेचारी मुँह से कुछ बोलती भी नहीं, आखिर वह भी जवान है, उसकी भी तो पहनने ओढ़ने की तबीयत होती है। सब कुछ सोच विचार कर सतीश ने तय किया वह किसी बीमा कंपनी की एजेंसी ले लेगा। शहर में कई कंपनियां हैं, सोचा 2-3 के एक साथ लेने में ही फ़ायदा होने की गुंजाइश है। वह अर्जियां लिखने बैठ गया। शाही नहीं है, अच्छा कोई हर्ज नहीं, शाही भी घर में ही तैयार कर लूँगा। सतीश बड़बड़ाता हुआ उठा, लालटेन लाया, उसकी कालिक खुरच खुरच कर इकट्ठा की, दवात के नीले पानी में उसे घोला, मगर कालिक और पानी अलग ही रह गए, शाही फीकी रही। फिर उसने सोचा गर्म करने से शायद ठीक हो जाए। कटोरी में घोलकर उसे आग पर औटाने चला। राधा रोटी सेक रही थी। दोनों लड़के बैठे खाना खा रहे थे। राधा ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बोलो मत, शाही तैयार कर रहा हूँ, 2-3 अर्जियाँ लिखनी हैं। एक ठंडी सांस लेकर राधा ने कहा, अरे अर्जियाँ लिखते लिखते तो 2 साल बीत गए, कहीं किसी मरी पिटे का जवाब तक तो न आया। सतीश काफ़ी प्रसन्न था। इस बात को अनसुनी सी कर बोला, अरे इस बार ऐसा काम कर रहा हूँ कि 5 उंगलियां घी में होंगी, तब बैठी बैठी मजाक करना। शाही औटकर ठीक होने लगी। सतीश के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, शहर में स्याही की भी काफ़ी खपत होती है,
2-3 स्कूलों के मास्टरों से भी उसकी जान पहचान है। अगर वह शाही बना बनाकर बेचना शुरू कर दे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। नक्खास से कुछ बोतलें खरीद लाई जाए, आसमानी लाल रंग वगैरह खरीदा जाए, बस 2-3 रुपयों की लागत में उसके पास कम से कम 50 बोतलें तो तैयार हो ही जाएंगी। एक बोतल का दाम 4 आना रखा जाएगा और 12.5 रुपये मिलेंगे। 5 रुपये घर खर्च के लिए रखकर फिर वही शाही बनाने का सामान ले आएगा। 3.5 लाख की आबादी के शहर में वह कम से कम 50 बोतलें तो घूम घूम कर बेच ही लेगा। पहले तमाम स्कूलों और कॉलेजों में सप्लाई की जाएगी, फिर दुकानदारों को, और बाद में अगर टिप्स लग गई तो शहर भर के सब सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भी उसकी स्याही खपा करेगी। काम बढ़ने पर वह एक कारखाना भी खोल लेगा, नौकरी भी रहेगी। बाद में धूमधाम से विज्ञापन बाजी कर वह देश भर में अपनी स्याही बेच सकता है। स्टीफेंस से अगर तगड़ी ना रहे तो काम ही क्या हुआ। आजकल स्वदेशी का जो बोलबाला है, वह साल 2 साल में तो काफ़ी कमा ही लेगा। सतीश को ऐसा लगा कि उसकी किस्मत का सितारा अब जल्द ही चमकने वाला है, मगर पहले रुपयों का प्रबंध करने के लिए उसे कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। उधार उसे मिल नहीं सकता, क्योंकि राधा के पास अब एक भी गहना नहीं बचा था जिसे गिरवी रखा जा सके। लेकिन कोई हर्ज नहीं, पहले वह इंश्योरेंस से रुपया पैदा करेगा। शाही तैयार हुई, किसी तरह अर्जियां लिखी गई। उसके पास एक घराऊ कोट और पतलून था जिसे वह हर इंटरव्यू में पहनकर जाता था। उसने सोचा, बगैर चिकने चुपड़े बने इंश्योरेंस की एजेंसी लेना ठीक नहीं। बड़े बड़े आदमियों के पास जाना पड़ता है, जब तक एकदम टिप टॉप ना हो बड़े आदमी किसी से बात भी नहीं करते। घर में कपड़े धोने वाले साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा था। सतीश मुंह धोने चला, गाल पर हाथ रखते ही ख्याल आया, हफ्ते भर से हजामत नहीं बनी। घर में ब्लेड ही नहीं था। इतनी बड़ी हुई हजामत वाले को इंश्योरेंस का काम हरगिज नहीं मिल सकता। इसका ये उसे निश्चय था कि सिर्फ 2 ही पैसे घर में थे। ब्लेड किसी तरह भी खरीदा नहीं जा सकता। पास पड़ोसी भी दफ्तर चले गए थे। वह बड़े जोर से झुंझला उठा। पहले तो मेहनत से तैयार की हुई अर्जियां फाड़ी, फिर शाही की कटोरी उलट दी, हाथ में कलम उठा लिया, लेकिन फिर कुछ समझ कर रुक गया और एकदम छत से जा कपड़े उतारकर धूप में लेट गया। सिर्फ 2 पैसों के बगैर उसके सैकड़ों रुपए के व्यापार का नुकसान हो रहा था, और इस बात का उसे काफ़ी मलाल था। दुनिया भर के कुलाबे बढ़ाते बढ़ाते अंत में उसे नींद आ गई। शाम को तफरी के ख्याल से सतीश बाजार की तरफ चला। एक दोस्त की बिसात खाने की दुकान थी। पान खाने की गरज से सतीश वहीं बैठ गया। इधर उधर की बातें चल रही थी, तभी एक अंग्रेज महिला हाथ में बैग लटकाए दुकान पर आई। एक कंपनी लखनऊ डायरेक्टरी प्रकाशित करने जा रही थी। मेम साहब आखिरकार मुस्कुरा कर विज्ञापन ले ही गई। उसके जाने पर मित्र महोदय कहने लगे, यह तो 5 रुपये खल गए उस्ताद, मगर उस लेडी को भला मना किया कैसे जा सकता था। थोड़ी देर इधर उधर बातें कर सतीश घर वापस चला आया। बाजार की चहल पहल उसे जहर मालूम पड़ रही थी। घर आया, राधा ने खाने के लिए कहा। सतीश उस वक्त अपनी ख्याली दुनिया में घूम रहा था। कुछ अनमना सा होकर बोला, ढक कर रख दो, मुझे भूख नहीं है, सवरे लड़कों के लिए काम आ जाएगा। चारपाई पर काफ़ी देर चुपचाप पड़ा रहा। एकाएक उसकी आंखें चमक उठी। खट से बैठते हुए आवाज़ दी, मैंने कहा सुनती हो। चौके बर्तन से छुट्टी पाकर राधा रसोई घर में खाना ढक रही थी। बोली, सुनती हूँ, अभी आई। अरे भाई अब देर ना करो, तुमसे एक बड़ा ज़रूरी काम है। मतलब यह है कि फ़ौरन चली आओ, ये घर के धंधे तो रोज ही लगे रहते हैं। राधा इत्मीनान से ही आई। बोली, क्या कहते हो? अरे पूछो मत, मैंने एक ऐसी बढ़िया बात सोची है कि बस 4 दिन में ही सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। राधा जरा अक्खड़पन के साथ बोली, वह चाहे बढ़िया बात हो या घटिया, मैं साफ कह देती हूँ, मेरे पास अब सोने चांदी का एक तार भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूँ। सब कुछ तो बटोर कर ले गए। सतीश को यह बेवक्त की भैरवी बुरी लगी। झुंझलाकर बोला, अरे बाबा, जो तुमसे मांग कौन रहा है, मैं तो दूसरी बात कहने जा रहा था और तुम। संतोष की सांस ली। जरा नम्र पड़कर राधा ने कहा, क्या कह रहे थे? बात यह है कि आज मैंने बड़े मज़े की बात देखी। क्या? परसोत्तम की दुकान पर बैठा था, इतने में जनाब एक मेम आई। मैं समझा कुछ खरीदने आई होगी, मगर भाई वह तो आते ही आते ऐसी फर्राटेदार बात करने लगी कि पूछो मत। कहने लगी, देखिए यह बड़ी अच्छी बात छप रही है और इसमें आप अपना विज्ञापन जरूर दें, आपका बड़ा नाम हो जाएगा।
बड़े बड़े आदमी इसे पढ़ेंगे, आपकी दुकान चल निकलेगी। इस तरह की उसने 320 बातें बनानी शुरू की। तब पुरुषोत्तम बेचारे से ना कहते ही ना बन पड़ा। चुपचाप 5 रुपए निकाल कर दे दिए। राधा ने लापरवाही के साथ मुंह बनाकर कहा, अरे ये मेमें तो बड़ी चरमबाक होती हैं। चरमबाक की बात नहीं, देखो तो कैसे मजे में खट से 5 रुपए पैदा कर लिए होंगे। राधा ने कोई उत्तर ना दिया। थोड़ी देर चुप रहकर सतीश बोला, मैंने कहा अगर हिंदुस्तानी औरतें भी इस तरह काम किया करें तो बड़ा अच्छा हो। राधा, हिंदुस्तानी बेचारी को कौन पूछेगा, ना तो वे मेमों की तरह खूबसूरत होती हैं और ना उनका सा छत्तीसापन ही उन्हें आता है। सतीश एक क्षण रुककर फिर कहने लगा, मगर भाई सच कहता हूं कि उस मेम से भी लाख गुना ज्यादा खूबसूरत हो तुम। राधा होठों में ही मुस्कुराई। अरे जाओ ना, बहुत बातें बनाया ना करो। भला कहाँ मैम और कहाँ मैं। लो, तुम मजाक समझ रही हो, मैं तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ। अगर भगवान की दया से तुम्हें जरा सुख मिलने लगे तो लाखों में एक निकलो। अगर यह कहो कि नसीब से मेरे पाले पड़ गई, वरना तुम तो बनने लायक हो रानी। राधा रानी ने हमदर्दी दिखलाते हुए कहा, मुझे रानी बनने की चाह नहीं, मैं अपने घर में ही सुखी हूँ। भगवान करे तुम बने रहो, मुझे और कुछ न चाहिए। तुम क्या कुछ कम खूबसूरत हो, मगर यह कहो कि चिंता डायन तुम्हें खाए डाल रही है। कहते हुए उसने एक निश्वास छोड़ दी। सतीश ने मौका देखा और कहा, मैंने एक बात सोची है। अमीनाबाद में मैजिक के लालटेने से स्लाइड दिखाई जाए, बड़ा फ़ायदा रहेगा। हर दुकानदार से 5 रुपये महीना चार्ज किया जाए। महीने भर में कम से कम 100 रुपये की आमदनी तो हो ही जाएगी। राधा की आंखें चमक पड़ी। कहा, तो फिर क्यों नहीं करते? भाई बात यह है, यह काम अकेले मेरे बूते का नहीं है। अगर तुम भी जरा मदद करो तो कल से ही शुरू कर दूं। मैं भला इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सतीश गंभीरता के साथ बोला, सुनो, अब हम लोग बहुत तकलीफें उठा चुके। तुम अब ये सब हया शर्म छोड़ो। मैं तुम्हें 2-3 दिन के अंदर शहर की सबसे बड़ी बड़ी दुकानें दिखा दूंगा, सब कायदे कानून भी समझा दूंगा। बस फिर तुम सबसे मिलकर विज्ञापन ले लेना। एक औरत को देखकर सब चुपचाप रुपए निकाल कर दे देंगे, समझी? बस फिर मजे में जिंदगी बीतेगी। चलो हटो, बहुत ज़्यादा फिजूल की बग ना किया करो। बड़ा अच्छा मालूम पड़ेगा जब मैं दुकान दुकान घूमती फिरूंगी। 4 बिरादरी वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे, है ना? अरे बिरादरी वाले जाएं चूल्हे में, भला इसमें बुराई ही क्या है? अपना पेट पालते हैं, कोई चोरी बदमाशी तो नहीं करते। वह जो चाहे जो भी करे, मैं इस तरह नहीं घूम सकती। भूखों मर जाना कबूल है, मगर इस तरह अपने बाप ससुर का नाम मैं नहीं उछाल सकती। तुम्हारा क्या, तुमने तो सब हया शर्म भून खाई है। अरे इसमें हया शर्म की क्या बात है? मेमो को देखो, इस तरह लाखों रुपया पैदा कर लेती हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, सब जगह ऐसे ही होता है। हमारे देश में इसे बुरा समझते हैं, तभी तो यह गरीबी भुगतनी पड़ती है। कोई काम नहीं चलता। हमारी औरतें तो दुनिया भर का ढकोसला लेकर बैठ जाती हैं। कायदे की बात कहो तो बाप ससुर का नाम उछलने लगता है। साहब, सतीश ने खींच कर कहा। राधा भी गर्मा उठी, बोली, तो फिर किसी मेम से ब्याह क्यों नहीं कर लेते? वह गली गली कमाती फिरेगी, तुम बैठे बैठे मजे करना। धीरे धीरे बात का बतंगड़ बनने लगा। अंत में हार कर सतीश ने हाथ जोड़े। अच्छा बाबा, माफ करो, गलती हुई। मैंने तो यह कायदे की बात कही थी, यह सब दुख दलिद्र दूर हो जाता। मगर तुम खैर, सुलह तो हो गई, मगर सतीश को रात भर मलाल रहा। उसने इतनी अच्छी स्कीम सोची थी, अगर विलायत में पैदा होता तो लाखों कमा लेता। तड़के ही उठकर सतीश कई जगह ट्यूशन की तलाश में गया। लौटकर पड़ोसी से ब्लेड लिया, हजामत बनाई, कपड़े पहने, बीमा कंपनियों में गया, एजेंसी प्रपोजल फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस वगैरह लेकर दिन भर कई सेठों के यहाँ कन्वेंसिंग करता रहा, मगर सब मेहनत बेकार। सतीश खींच उठा। 2:30 बज रहे थे, भूख कड़ाकेदार लग रही थी। सतीश घर की तरफ चला। दरवाजे पर ही म्यूनिसिपैलिटी का आदमी आवाज लगा रहा था। पूछने पर मालूम हुआ, टैक्स अदा न करने से के सबब में वह पाइप का कनेक्शन काटने के लिए आया है। झुंझलाया हुआ तो था ही। सतीश एकदम चीख उठा, लो काट डालो, अब नहीं पिएंगे पानी, ले ले काट। सतीश ने आगे बढ़कर खुद ही बम्बे का खजाना खोल दिया। फिर तेजी से घर के अंदर जा राधा से बोला, सुनती हो, बम्बा कट रहा है। वह चुप रही। सतीश भी चुपचाप चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे रहा। आधे घंटे बाद उसने धीरे से उठकर कहा, सुनती हो, अब ये तकलीफें मुझसे नहीं सही जाती। चलो चलो कांग्रेस में नाम लिखा ले। मिनिस्ट्री अब खत्म हो गई है, आंदोलन छिड़ेगा ही। अरे कम से कम जेल में रोटियां तो मिल ही जाएंगी। राधा हंसी।
बोली, और ये बच्चे? सतीश ने छूटते ही जवाब दिया, मैंने सोच लिया है, इन्हें किसी अनाथालय में भेज दूंगा।